क्या हाल है वन पीस वॉचर्स। फाइनली आ चुका है लेटेस्ट चैप्टर ऑफ वन पीस मांगा जो कि होने वाला है इसका चैप्टर 1189। भाई साहब एक दिन डिले होके स्पॉयलर्स आए हैं, मजा तो आई इनको पढ़ने में और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी रही क्योंकि जो पिछला चैप्टर एंड हुआ था जिस क्लिफ हैंगर पे भाई साहब बड़ा दुख हुआ था भाई। तो बढ़ेंगे इस चैप्टर की तरफ, बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो समझ जाइएगा। बाकी आप रियल वन पीस फैन हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बताइए। आप लोग हमारे 10,000 सब्सक्राइबर आज की वीडियो से करवा सकते हैं तो जरूर बताइएगा और आप हाइप करिएगा, लाइक करिएगा। एंड जो लोग भी वन पीस का एनीमे देख रहे हैं उनके लिए बीस्ट वॉचर चैनल पे वन पीस का एनीमे वीकली कवर हो रहा है, तो आप जाके बीस्ट वॉचर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों ही चैनल एनीमे के लिए हैं, मांगा के लिए हैं, तो आप डिजर्व करते हैं इन्हें सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पहले तो यहाँ पे एक कवर पेज है जिसके अंदर हमें नामी देखने को मिलेगी और वहां पर ना नामी अपने जोरो, सांजी और लूफी को शायद डांट रही होती है। तीनों बंदर के फॉर्म में होते हैं, मंकी के फॉर्म में होते हैं और ये मंकी हम लोग इंडियन लोग काफी ज्यादा सिमिलर होंगे क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर इन्हें कहा जाता है, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी रेफरेंस है कि ना ही आपको इविल को देखना है, ना ही इविल को सुनना है, ना ही इविल जैसा बोलना है। जिसके बाद इस कवर पेज से हम लोग हटे आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे एंड हुआ था। हमारा लूफी एकदम दर्द में होता है, कर्रा रहा होता है, आवाजें निकल रही होती है भाई उसके मुंह से एंड ब्लीडिंग भी काफी अच्छी खासी हो रही होती है क्योंकि अभी जस्ट लूफी ने ईमू के हाथों एक अटैक लिया है, एक हिट लिया है। ईमू जो है लूफी को उठाता है और जो उसके पीछे ट्री है उसमें उसे स्टैब कर सकता है या फिर पिन कर देता है उसी स्वॉर्ड के साथ ही साथ। लूफी की हालत वैसी हो चुकी होती है जब काइडो ने पहली बार लूफी को इस तरह से पटका था या फिर हराया था, तो खूब यहाँ पे ब्लीडिंग हमें देखने को मिल रही है उसके नॉकआउट होते ही। अब इस चीज को हमारा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि उसॉप यहाँ पे सेंस कर लेता है और नामी उससे पूछती भी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसॉप कहता है क्या लूफी सच में अभी ठीक है, उसकी हालत ठीक है, और वो उसी तरफ देख रहा होता है जिस तरफ अपना लूफी होता है ईमू से लड़ रहा होता है, जिसमें नामी एकदम पगला जाती है और कहती है कि भाई तुम ऐसा वैसा कुछ मत कहो यार, ऐसे तुम बेकार क्वेश्चन या फिर डरावने क्वेश्चन पूछोगे तो क्या होगा। लेकिन नामी यहाँ पे ये भी बताती है कि अपना जो लूफी है वो ठीक ही होगा और जिनबे भी उस चीज में रिप्लाई करते हुए बोलता है कि लूफी जिससे लड़ रहा है ना उसने जो है अपने जाइंट मतलब लोकी को हराया था यार, तो हमें उसे इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लोकी भी अपनी बेचार हालत में जिनबे से कहता है कि मुझे कुछ बताओ लूफी के बारे में, और यहाँ पे अपना लोकी कुछ लूफी के बारे में बताने वाला होता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता क्योंकि उसको भी बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी है। लेकिन जिनबे ये भी कहता है कि बिना डाउट के साथ इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो लूफी की हाकी है ना वो यहाँ पे वीक हो चुकी है, वो ऐसा सेंस कर पा रहा है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रूक और फ्रैंकी वहां पे होते हैं जहाँ पे अपनी गनको है, जहाँ पे गनको तो आइस से वापस आ चुकी है, बाहर निकल चुकी है, लेकिन अभी भी वो आइस कोल्ड ही है। और ब्रूक को यहाँ पे लूफी के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है क्योंकि जिनबे उसॉप नामी ये सब तो बात कर रहे हैं कि लूफी कहाँ पर है, कैसी हालत में है, किस हालत में होगा, क्योंकि अभी उसका फोकस पूरा का पूरा गनको पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिसके बाद जो अपना उसॉप होता है ना वो गनको की तरफ अपना जो है गुलेल वो पॉइंट कर देता है, बट यहाँ पे जो रग्नीर होता है ना वो भी यहाँ पे रोक रहा होता है अपने उसॉप को। जिसके बाद हमें यहाँ पे गर्ड और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो कि शिप में आए होते हैं, लेकिन बहुत फनी तरीका होता है, मतलब थोड़ा यहाँ पे फनी क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो सीधा आके अपने शिप के साथ जो अपना जख्मी लोकी है ना उसी में भिड़ जाते हैं भाई, उसी में जाके घुस जाते हैं ये लोग। मतलब एक तो हालत खराब है, ऊपर से अपनी बोट चढ़ा दे रहे हैं ये लोग। ये फनी लग रहा है इन लोग को, फनी लग रहा है, मतलब फनी तो है यार। जिसके बाद चॉपर यहाँ पे गार्ड पॉइंट यूज करता है और मेक श्योर करता है कि जो गर्ड है वो यहाँ पे ठीक है कि नहीं, मतलब फ्लफी होके यहाँ पे अपना जो चॉपर होता है वो अपने गर्ड को तो बचा लेता है लेकिन हजुद्दीन यहाँ पे भिड़ जाता है, उसको कोई नहीं देख रहा हो। जहाँ पे गर्ड हमारी बहुत ज्यादा वरीड दिखाई जाती है लोकी को लेके, उसकी हालत को लेके, और वो बताती भी है लोकी को कि उसकी जो कंडीशन है ना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और वो चीज हजुद्दीन भी बताता है कि हाँ भाई तुम्हारी जो चोटें है ना बहुत ज्यादा बेकार हालत में है अभी के लिए। जिसके बाद यहाँ पे जो हजुद्दीन होता है एक बातचीत याद करता है हमारे एल्डर जारुल से ताकि वो लोग वहां जा सके जहाँ पे लूफी की लड़ाई हो रही है, जहाँ पे जारुल ने बोला था कि बच्चों को बचाना अभी सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन ही है हमारे लिए। जहाँ पे वो लोग इस डिसीजन पे एग्री करते हैं कि उन्हें पहले तो एल्वाफ पे अपना कंट्रोल लाना पड़ेगा, लेकिन इन लोग को पता चलता है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी यहाँ पर है जो कि चारों तरफ है, और वो कौन? अपना ईमू। ईमू यहाँ पर है तो कैसे ये चीजें कंट्रोल में आ पाएगी, कैसे ये चीजें बेटर हो पाएगी, इसी के बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही होती है और जारुल यहाँ पे बता रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं लूफी की तरफ और हम लोग देखते हैं कि लूफी को एक और सॉर्ड से ईमू जो है स्टैब कर देता है, जो कि उसके पीछे जल रही फायर थी ना उसमें से वो उस सॉर्ड को सम्मन करता है और लूफी को स्टैब कर देता है, फिर से एक तलवार घुसेड़ देता है। और यहाँ पे ईमू बताता भी है कि उसने लूफी को ऐसी सॉर्ड से स्टैब किया है जो कि लाइफ एनर्जी तक को चुरा लेती है, मतलब लूफी मरने की हालत में जा सकता है भाई। और ये भी कहता है कि इस सॉर्ड के वार के बाद या फिर इसे जख्मी होने के बाद तुम हिल भी नहीं सकते हो, इट इज दैट सॉर्ड विच इज कैन बी मोर डेंजरस। जहाँ पे ईमू ये भी सोचता है कि कितने ज्यादा वार मुझे करने पड़ेंगे या फिर कितने वार मैं कर सकता हूँ कि ये लूफी तो मर मुरा जाए, इसकी जान चली जाए। और वो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग भी हो रहा होता है अपने लूफी के नाम पे कि क्या ही तेरा नाम है रे, मंकी डी लूफी, ये कैसा नाम होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो अपना ईमू होता है यहाँ पे लूफी की फैमिली तक पे उतर आता है, उसके बारे में भली भली बातें बोलने लग जाता है और कैसे जो उनके फैमिली के लोग हैं वो अलग अलग नाम को कैरी करते हैं, मतलब एक ही फैमिली है और अलग अलग नाम को लेके घूम रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। और तो और वहाँ पे ये भी मेंशन कर देता है एक जो बंदा था वो तो मारा गया था मरीन्स के द्वारा, एंड दूसरा जो है रेवोल्यूशनरी आर्मी में घुस गया ताकि
ताकि अपना नाम बढ़ा सके। ये ऐसे लोग हो तुम लोग। कुल मिला के यहाँ पे बहुत तगड़ी बिचिंग कर रहा होता है अपना ईमू लूफी के सामने उसके भाइयों के बारे में, जहाँ पे हमें लोकी भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि शायद वो टाइम आ चुका है, और वो किस चीज का टाइम है वो हमें तो नहीं पता। बट लूफी यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है जब उसके भाइयों की बेइज्जती हो रही होती है, जब ईमू उसके भाइयों की बेइज्जती कर रहा होता है। जनरली लूफी भाई अपने किसी भी प्यारे आदमी की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सह पाता है, बट अभी उसकी हालत हम इतनी क्रिटिकल समझ सकते हैं कि ही कुड नॉट रिस्पॉन्स टू द इंसल्ट ऑफ हिज ब्रदर फ्रॉम ईमू, जहाँ पे हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि भाई वो अपने भाइयों का, अपने बाप का बदला लेके रहेगा, अपने लोगों का बदला लेके रहेगा। और यहाँ पे लोकी ये भी कहता है कि वो था ना लाल बालों वाला जिसने मुझे बोला था, क्या था उसका डेविल फ्रूट, वो अपने खाए डेविल फ्रूट की भी बातें कर रहा होता है, उसके बारे में याद कर रहा होता है। बट लोकी का मतलब यहाँ पे ईमू से होता है। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में पहुंचते हैं जहाँ पे अपने शैंक्स, गबन, जारुल और लोकी होते हैं, जहाँ पे शैंक्स कहता है कि वो लोकी को समझता है, बट अपने लोकी को थोड़ा यहाँ पे पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि लोकी जितना पागल दिखता है उसके हिसाब से वो रुकने वाला नहीं है, शांत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे शैंक्स कहता है कि भाई तुझे अपने फादर के बदले लेने से लेके हटना पड़ेगा भाई। शैंक्स नहीं चाहता कि लोकी अपने फादर के बदले के लिए यहाँ पे आगे बढ़े, और शैंक्स की बातों को लोकी को यहाँ पे समझना होगा, यही शैंक्स बोल रहा होता है। जहाँ पे शैंक्स ये भी चाहता है कि यहाँ पे हारल्ड का बदला लिया जाए, क्योंकि हारल्ड उसका भी दोस्त था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शैंक्स एक बहुत ही तगड़ी लाइन बोलता है जो कि है कि आपको सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा चाहती है, और वो अल्टीमेट गोल भी नहीं है, जिसका मतलब वॉर होने वाली है और उसकी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अपना लोकी तो वही कहता है कि वो नहीं जानता, वो नहीं समझता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, उसे क्या चाहिए। वो अपना फादर का बदला लेके ही रहेगा, और वो भी एक विक्टिम है जो भी कुछ हुआ था सोल्जर्स के साथ, निर्दोष सोल्जर्स के साथ जो भी कुछ हुआ था। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो लोकी का मोरल कंपैशन है वो काफी ज्यादा हाई है, मतलब लोकी मोरली तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। इसके बाद शैंक्स यहाँ पे लोकी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा एनिमी है कौन और तुम किसको चूज करते हो, जिस पर लोकी रिप्लाई करता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट। जैसे शैंक्स कहता है कि अच्छा ये बताओ कौन सा वाला, जो कंट्रोल कर रहा है, जो मैनिपुलेट कर रहा है, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, उसकी बात कर रहे हो तुम। जहाँ पे जारुल भी इस चीज को सुन के यहाँ पे शॉक्ड होता है, कैसे जो पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है ना वो कैसे किंग को अपनी जगह से हटा देती है या फिर उसको वो पावर नहीं देती है। लेकिन शैंक्स सोचता है चलो कोई बात नहीं, शैंक्स पे कौन ही भरोसा करेगा, उसकी बातों को कौन ही मानेगा। बट लोकी तो कहता है कि भाई मैं तो उसको मार दूंगा, प्लेन और सिंपल बात है मेरी। लेकिन शैंक्स बताता है जो अपना किंग है ना भाई, उसकी पावर हर चीज के बियॉन्ड है भाई, जो हमने कभी देखी नहीं है, ऐसी पावर्स हैं वो। और तो और वो आगे कहता है कि जो उसकी जर्नी है ना इस होली लैंड में आने की, वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए है ताकि हम उसका ट्रू गोल, ट्रू पावर ना समझ पाए। और शैंक्स ये भी कह देता है भाई कि अगर सच में जो ईमू है उसकी हार पॉसिबल होती, मतलब यहाँ पे ईमू का नाम तो नहीं लेता बट हमें पता है कि शैंक्स इस बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे शैंक्स कहता है कि सच में अगर ईमू को हारना पॉसिबल होता तो तुमसे पहले भी कोई होता जो उसे हरा चुका होता। मतलब लोकी हराए ना हराए, अगर लोकी हरा सकता है ना और ईमू हार सकता है तो अब तक हार चुका होता, ऐसा शैंक्स का मानना होता है। जहाँ पे शैंक्स ये भी कहता है कि अभी लड़ने का टाइम तो नहीं आया है, जिससे सुनकर लोकी यहाँ से चला जाता है। और लोकी ये जाते थे कहता भी है कि वो जहाँ भी होगा मैं तो उसको भाई क्रश कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। और बस वो कहता है कि बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट होकर ही मैं इस कंट्री को छोड़ रहा हूँ, और वो अभी के लिए तो किंग ऑफ वर्ल्ड के तक रीच नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ताकि वो एलिमिनेट कर सके किंग ऑफ वर्ल्ड को। वैसे यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पे लोकी ने कहा होता है कि उसने कंट्री को आउट ऑफ रिस्पेक्ट छोड़ा था। तो जिसके बाद यहाँ पे जो गढ़ है वो कहती है कि ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है, जहाँ पे हजुद्दीन कहता भी है लोकी को कि भाई चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी तो अपने फादर के मर्डर का बदला लेना चाहता हूँ, उसको रिवेंज लेना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें यहाँ पे जिनबे दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा शॉक्ड होता है, जहाँ पे वो पूछता भी है कि आखिरकार गोडसे का क्या फिर रोल हुआ अगर किंग ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो। जहाँ पे रग्नीर जो दूसरी तरफ होता है वो यहाँ पे ब्रूक को गनको को उठाने से रोक रहा होता है, और ब्रूक जो है यहाँ पे इस बात को लेकर रग्नीर पे गुस्सा हो रहा होता है। जिसके बाद चॉपर जो है ट्रांसलेट करता है रग्नीर के लिए, और जहाँ पे रग्नीर कह रहा होता है कि उसे लगता है कि इस वुमेन को, मतलब गनको को इसलिए फ्रोज किया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसा ब्रूक कहता है क्या तूने इसको जमाया, मतलब ब्रूक कह रहा होता है रग्नीर को क्या तूने इसको फ्रोज किया है। बट यहाँ पे ब्रूक का कहना होता है कि ये लड़की तो उसकी बेटी की जैसी है, लेकिन यहाँ पे रग्नीर ये सोच रहा होता है कि ऐसे स्केलेटन की कोई बेटी कैसे हो सकती है। बट ब्रूक फिर भी कहता है कि भाई मुझे पता है ये डेंजरस है, लेकिन इसको किसी ने मैनिपुलेट कर रखा है, इस वजह से ये हम पे भड़क रही है या फिर हमारे लिए डेंजरस है। हमें यहाँ पे छोटा सा पैनल भी देखने को मिलता है जिसके अंदर रॉबिन होती है। एंड यहाँ से हम हटते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो ईमू है वो अपने क्लाउड में से, फायर क्लाउड में से एक्स निकालता है, एक तगड़ी सी एक्स निकालता है, जिसमें वो अपने लूफी को इंसल्ट ही कह रहा होता है, और कहता है कि ये जो वेपन मैंने निकाला है ना ये सिर्फ तुम्हें चुभोने के लिए नहीं है या फिर तुम्हें काटने के लिए नहीं है, इससे मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ, पीसेस में करने वाला हूँ। और तो और अभी भी यहाँ पे ईमू लूफी को बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग कह रहा होता है, भरा भुला बोल रहा होता है। जिसके बाद हम लोग को दूसरा पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे जोरो जो है सोमर से फाइट कर रहा होता है और सांजी जो है क्लिंगम से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इन सब की अगर समरी पे आए जो कि यहाँ पे हो जाता है कि इस फाइट के दौरान सांजी और जोरो धीरे धीरे करके अपने पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ओवर पावर हो रहे होते हैं, लेकिन उनको और ज्यादा ओवरशैडो कर रहे होते हैं हमारे ये होली नाइट, क्योंकि यहाँ पे जो ईमू है उन्होंने यहाँ पे कुछ वेपन्स दे रखे हैं इन दोनों को, कलिंगम को भी और सोमर को भी, जिसकी वजह से वो लोग अपर हैंड ले पा रहे होते हैं जोरो और सांजी के ऊपर। जहाँ पे कलिंगम और सोमर अपनी फैमिली वेपन्स के बारे में बताते भी हैं, जिसको लेकर सिर्फ जोरो और सांजी देख ही रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ईमू भी बोलता है कि जो लूफी है वो तो इन्हीं में से किसी एक वेपन से मारा जाएगा जो
कि वर्ल्ड ने फाउंड किए थे, जिसको लेके यहाँ पे ईमू काटने जा रहा होता है अपने लूफी को। एंड वहीं पे एंट्री होती है गबन की, जहाँ पे गबन अपने दोनों एक्सेस का यूज करते हुए हमारे ईमू के मेन एक्स वेपन को रोक देता है। और हमें यहाँ पे एक और टेक्स्ट देखने को मिलता है कि कैसे जो है रॉजर पायरेंट का लेफ्ट हैंड आखिरकार आ चुका है, गबन आ चुका है लूफी को बचाने के लिए। और भाई साहब इससे बेहतरीन ये चीज नहीं हो सकती है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर जो कि मैंने आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपको और चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा और मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेपन्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग को बात करके अच्छा भी लगेगा। अभी कुछ थ्योरीज हैं जो कि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। पहले बात तो कुछ वेपन्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोग को जानना जरूरी है, जिनके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन ढूंढते हैं माइथोलॉजी के अंदर, कुछ कथाओं के अंदर, तो आपको अच्छा खासा समझ में आने लग जाता है। जहाँ पे है पहला तो सॉर्ड ऑफ सी गॉड ईमू वाला, इसको तुम यहाँ पे लेजेंडरी सॉर्ड मान सकते हो आयरिस मैथोलॉजी से, जहाँ पे इसको द आंसरर भी कहा जाता था। बोला जाता है कि कोई भी आर्मर और कोई भी शील्ड इस चीज को रोक नहीं सकती है और इसकी हर एक स्ट्राइक अपने ओपोनेंट को वीक करती जाती है। इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा भयानक मिथिकल वेपन माना जाता है। आगे बढ़े तो यहाँ पे सोमर के पास जो यहाँ पे सॉर्ड मिली है ईमू से, उसे सॉर्ड ऑफ व्रेथ या फिर ग्राम कहा जा रहा है, जो कि एक लेजेंडरी सॉर्ड है नॉर्स मैथोलॉजी की, जिसे जो है मास्टर ब्लैक स्मिथ वुलंड ने बनाया था और बाद में उसको एक हीरो को दिया था जिसने एक ड्रैगन को खत्म किया था। और इसी वजह से ये जो सॉर्ड है ना, ये सिंपलाइज किया जाता है हीरो के लिए और उसकी स्ट्रेंथ और पावर के लिए, जिसे डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब सोमर भाई इस सॉर्ड को लेके जोरों से लड़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो स्पीयर ऑफ होली कमांड है, जिसे होली लेंस कह रहे हैं, जो कि कलिंगम के पास है अभी करंटली, उसे यहाँ पे लिया जाता है क्रिश्चियन ट्रेडिशन से। बिलीव किया जाता है कि जब अपने जीसस को लटकाया गया था सूली पे, तब उनको इस स्पीयर से या फिर कह सकते हैं इस तलवार से स्टैब किया गया था, जिसकी वजह से उनका ब्लड इस पे आता है और उसकी वजह से इसके अंदर मैजिकल और डिवाइन पावर भी आ जाती है, क्योंकि उसने जो है जीसस क्राइस्ट का ब्लड टच कर लिया था और इसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे ईमू के पास भी एक एक्स देखी हमने, जो कि आपको पैनल्स में देखने को मिली जाएगी। उस एक्स का नाम ची है, जिसे आप लोग चाइनीज मैथोलॉजी से समझ सकते हैं, जहाँ बताया जाता है कि एक जाइंट वॉरियर था, जब उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया, फिर भी उसने हारने से मना करते हुए धड़ कटने के बाद भी अपनी फाइट को कंटिन्यू रखा, अपनी एक्स और अपनी शील्ड का यूज करते हुए, जिसकी वजह से ये जो सॉर्ड है या फिर ये एक्स है सिंबलाइज करता है अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन और एंडलेस फाइटिंग स्पिरिट को लेके। और तो और यहाँ पे एक और सॉर्ड दिखाई गई थी जो कि लंबी से सॉर्ड थी, इसे मुरामासा सॉर्ड भी कहते हैं। मुरामासा सॉर्ड का जस्ट ही अभी एक रेफरेंस हमें टॉम राइडर किंग के एनीमे एपिसोड नंबर 3 में भी देखने को मिला है। मुरामासा जो है जापानीज श्लोक में आती है। एडो पीरियड के पहले जो है इसे बेहतरीन सॉर्ड स्मिथ्स ने बनाया था, जो कि बिलीव किया जाता है कि ये कर्ज थी, ठीक है, ये कर्ज माना जाता है इसको, और इसकी वजह से लगातार 3 जनरेशन खत्म हो गई थी। तो देखा जाए तो यहाँ पे ओडा जो है अपनी स्टोरीज को इंस्पायर कर रहे हैं लेजेंडरी वेपन्स, जो कि खुद इंस्पायर्ड हैं आयरिश, नॉर्स, चाइनीज, क्रिश्चियन और जापानीज स्टोरीज से। और तो और यहाँ पे एक थ्योरी भी है कि यहाँ पे जो अपना लूफी है ना, जिस ट्री पर है, वो एल्बाफ का अपना ट्री है, जो कि यग्ड्रेसिल है। और भाई इस ट्री से भी एक कथा जुड़ी हुई है कि नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर जब ओडिन यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहे थे, तो उनको जो है इसी वर्ल्ड ट्री पे जो है गाड़ दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अल्टीमेट विजडम, मैजिकल नॉलेज और सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स पता चलता है। और सिंस एल्बाफ जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है नॉर्स मैथोलॉजी से, तो यहाँ पे ओडा का वो चीज हम देख सकते हैं कि लूफी को भी वहां पर गाड़ दिया गया है, उस पेड़ पर चुभो दिया गया है। तो थ्योरी ये कहती है कि सिमिलरली यहाँ पे ओडिन की तरह ही अपना जो लूफी है वो भी एल्बाफ का विजन एक्सपीरियंस करेगा। जॉय बॉय या फिर नीका जो है उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं उसके थ्रू, जिसके बाद यहाँ पे लूफी को वॉइड सेंचुरी के बारे में, उसके डेविल फ्रूट के बारे में कुछ हिडन ट्रूथ पता चल सकते हैं और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर रिटर्न कर सकता है और अपनी नई पावर्स के साथ ईमू को फिर से चैलेंज कर सकता है। तो अभी जिस लूफी को हम देख रहे हैं वो बदल जाएगा अगर ये जो ट्री है वो यग्ड्रेसिल है और ऑडिन वाली मैथोलॉजी ओडा यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अमेजिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो ये वेपन के रिगार्डिंग और लूफी के स्टैब होने के रिगार्डिंग मैंने थ्योरीज थी जो कि पढ़ रखी थी। आगे सच होती है कि नहीं पता नहीं है, बट हाँ ये जो वेपन्स है ये कंफर्म है, इनके जो नाम है इसी तरीके से है और नाम के हिसाब से देखा जाए तो वो अपनी अपनी मैथोलॉजी से यहाँ पे मिलती जुलती है और वैसे ही उनके अंदर पावर्स भी हमें देखने को मिलती है। और ये वही स्वॉर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर 19 किंग्स या 20 किंग्स थे और उस एरा में उनको टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए और ज्यादा ही इनहेंस कर दिया गया था। एक और यहाँ पे स्वॉर्ड की बात करते हैं हम लोग, जो कि क्वीन के पास था किसी, और वो वीवी के लिए आगे यहाँ पे आगे चल के वेपन बन सकता है, जो कि हमें आगे ही चैप्टर में पता चलेगा। बाकी तुम लोग बताना तुमने चैप्टर रीड किया क्या था और भाई गबन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तुम लोग गबन के लिए लाइक नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पसंद आया है तो मैं चाहूंगा कि आप जो है सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल को और लाइक करेंगे, तो मैं इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियोस भी लेके आऊंगा। मतलब स्पॉयलर्स के पहले की बातें, फिर स्पॉयलर्स के बाद की बातें और चैप्टर के साथ की बातें, ये सब भी हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।